नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिफन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें आपके लिए होंगी और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर, हर गतिविधि आपके सामने रखेंगे। विस्तार से बातचीत करेंगे, देश में क्या कुछ हलचल है और विदेशों में किस प्रकार की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। सियासी एंगल से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हर खबर आपके सामने होगी। शुरुआत इस वक्त की कुछ मुख्य हेडलाइंस के साथ, कुछ मुख्य खबरों के साथ करेंगे। तो आज की पहली अहम खबर रहेगी, बांग्लादेश में 6 दिन में 2 हिंदुओं की लिंचिंग हुई है। यानी एक और युवक को मॉब लिंचिंग के जरिए मारा गया है, जिसके बाद फिर से भारत में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच बात करेंगे ब्रह्मोस को लेकर, जहां पर इसका एक और नया वर्जन भारत की तरफ से तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ पूरी अपडेट है, किस तरीके से इसे तैयार किया जा रहा है और कहां पर इसका इस्तेमाल होगा, क्या कुछ विशेषताएं होंगी, वो भी आपको बताएंगे। इधर बात यूएस की नाइजीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये बड़ा मामला सामने आया है। अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, जिसका खुद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह का कदम आईएसआईएस के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही उठा सकता है। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर आज एनआईए का 2 दिवसीय सम्मेलन है दिल्ली में और इसके अंदर उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और क्या कुछ अपडेट है वो आपको बताएंगे। इधर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देंगे। आज वीर बाल दिवस है। ऐसे मौके पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बच्चों को सम्मानित भी करेंगे और साथ साथ उनको प्रोत्साहन भी करेंगे। इस सब प्रोत्साहन का मैसेज पूरे देश में हर बच्चे के लिए भी दिया जाएगा। तो ये तमाम खबरें आज की अहम खबरें हैं, जिनको हम अगले कुछ मिनटों तक आपके सामने विस्तार से रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत फिलहाल आज की मुख्य और पहली खबर से करेंगे। ये पहली खबर आपके स्क्रीन पर आपको बता दें, बांग्लादेश में हालात सुधर नहीं रहे हैं और बांग्लादेश में 6 दिन में 2 हिंदुओं की लिंचिंग हो गई है। पिछले एक हफ्ते के भीतर दूसरे युवक को मारा गया है। हिंदुओं की हत्याओं से बांग्लादेश में सनसनी मच गई है। 6 दिन में 2 हिंदुओं की लिंचिंग से भारत में आक्रोश है। और आपको यह भी बता दें, पहले दीपू अब अमृत की हत्या की गई है। यूनुस को सेकुलरिज्म और लॉ एंड ऑर्डर समझाते रहे रहमान, लेकिन तब तक दूसरी बार एक बार फिर से हफ्ते के अंदर अंदर ये लिंचिंग कर एक और युवक को मारा है। तो आपको बता दें कि हिंदुओं की हत्याओं को लेकर लगातार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब हो चुकी है। यूनिस को यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की नसीहत देते हुए यहां पर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है, नसीहत दी जा रही है। फिलहाल हिंदुओं की हत्याओं से बांग्लादेश में सनसनी मच चुकी है। हालांकि कल वहां पर एक बहुत बड़े नेता जो है वो पहुंचे 17 साल के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी हालात अभी भी बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हीं 2 युवकों की तस्वीर है जिन्हें कि यहाँ पर जिनकी लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग यहाँ पर देखने को मिली। और हालांकि कल यहाँ पर एक नेता पहुँचे, उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने शांतिपूर्ण रहने के लिए जो है संदेश भी दिया। लाखों की संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार हिंदुओं की प्रताड़ना वहाँ पर हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी जो है हत्याएं वहाँ पर हो रही हैं और हिंदुओं की जुड़ी हुई आस्था से जो भी प्रतीक हैं उनको भी कहीं ना कहीं जड़ से उखाड़ा जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश में हालात सुधर नहीं रहे हैं। पहले 18 दिसंबर को दीपू चंद्र की हत्या हुई, उसके बाद 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या हुई और 6 दिन में 2 हिंदुओं की लिंचिंग से भारत के अंदर भी आक्रोश है। भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। कहीं पर कैंडल मार्च, तो कहीं पर विरोध प्रदर्शन, कहीं पर धरना प्रदर्शन और कहीं पर पुतले दहन किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में बांग्लादेश के जो हालात खराब हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ी जो भी चीजें हैं उन्हें ठेस पहुंचाई जा रही है। हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिसके चलते कि भारत सहित जितने भी ऐसे देश हैं जहां पर कि हिंदू रहते हैं वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश और वहां के लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, और 2024 में भी भारी मात्रा में लिंचिंग हुई थी। कई सारे हिंदुओं को वहां पर मारा गया था, हिंदुओं के घरों को जलाया गया था, मंदिरों को भी वहां पर नहीं छोड़ा गया था। कट्टरवाद मानसिकता और रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जो वहां पर सक्रिय हो रहे हैं, किसकी शह पर हो रहे हैं, कौन देश है उसके पीछे जो लगातार ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सर, आपका समय दिया आपने। सर, हिंदुओं की लिंचिंग बार बार हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार बार बार हो रहा है,
और एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी हत्या सामने आई है, जो ये साफ तौर पर बता रही है कि कट्टरवाद जो मानसिकता वहां पर बनी हुई है, उनका उद्देश्य क्या है और वो चाहते क्या है। जी हाँ, बांग्लादेश का सिचुएशन अभी बहुत ही सेंसिटिव है। इलेक्शन होने वाले हैं 12 फरवरी को और सभी पार्टियां इस कोशिश में हैं कि किस तरह से भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर और हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काकर वो आम लोगों को गुमराह करके वोट जीत जाएं। तो अब हो ये रहा है कि अगर बांग्लादेश में इसी तरह से आने वाले समय तक चलता रहा तो बड़ी तादाद में हिंदुओं पर हमले जो हैं वो जारी रहेंगे और बीच बीच में हिंदुओं के घरों पर, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में और कई बार उनकी जान भी ली जा सकती है। कुछ अच्छी बात भी है कि दीपू इसके पहले जो डेथ हुई थी, बांग्लादेश की जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कुछ हद तक कि इन मामलों को काबू में लाया जाए। 7 अभियुक्तों को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और उनके ऊपर जल्द ही आरोप पत्र दायर होने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की जो पुलिस है, जो कि पिछले 1 साल से उसका मनोबल कम था, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे थे, एसएचओ के घरों पर हमले हो रहे थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आस्ते आस्ते बांग्लादेश की जो पुलिस है उनका मनोबल फिर से कायम हो जाएगा और वो एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। अभी जो कल की हत्या है ये, इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि वहाँ के जो एसीपी हैं सरकार, तो वो भी हिंदू हैं और उनका बयान यह है कि बांग्लादेश की पुलिस हर कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने भी इस लिंचिंग में भाग लिया उनको पकड़कर जज जूरी के सामने खड़ा किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव मुद्दा अब बनते हुए जा रहा है ग्रुप कैप्टन साहब, लेकिन अगर इसी तरह से बार बार हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो फिर भारत को कोई कदम उठाना पड़ेगा सार्वजनिक तौर पर और बड़े मंच पर। तो क्या कदम रहेगा सर? जी हाँ, भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया है और डिमार्श इशू किया है, यानी जवाबदेही तलब की है कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं पर हमले किए गए हैं। और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही बांग्लादेश में जो अंदरूनी हालत है उसको काबू में लाया जाएगा और जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है उसको रिस्टोर किया जाएगा। जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि पुलिस और आर्मी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और जितने ये रूढ़िवादी तत्व हैं, खासतौर से जो गुंडई एलिमेंट्स हैं जो कि शायद धार्मिक रूढ़िवादी व्यवस्था से ज्यादा संपर्क में है, उनको काबू में लाया जाएगा। भारत सरकार ने ये भी कहा है बांग्लादेश की सरकार को कि अगर बांग्लादेश की सरकार चाहे तो हम भारत से बांग्लादेश को इंटेलिजेंस और पुलिस सहायता भी मुहैया करा सकते हैं। जी ठीक है सर, बने रहिएगा। फिलहाल आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी अपडेट है, बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी में जुटे तारिक रहमान और तारिक बीएनपी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का जनाधार उनके लिए अहम होगा। देश में शांति और स्थिरता लाने के लिए एकजुट हो, तारिक ने बड़ी बात कही। तारिक रहमान आज वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएंगे नाम, क्योंकि वो काफी सालों से लंदन में थे और अब दोबारा से राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय हो गए हैं और बांग्लादेश में एक बदलाव के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन वो बदलाव किस तरह से होगा, किस दिशा में होगा और इससे हिंदुओं को क्या राहत मिलेगी या नहीं, ये दिलचस्प देखना है। आपको बता दें कि 17 साल बाद बांग्लादेश की धरती पर जुम्मे की नमाज में वो आज हिस्सा जो है वो लेंगे और तारिक बीएनपी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कल हमने देखा किस तरीके से तारिक जो है वो 17 साल के बाद वापस बांग्लादेश के अंदर जो है वो वापस लौटे और 17 साल के बाद एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में भी है
और कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो इनका वापस आना एक बड़ा मेजर चेंज लाना जो है इसका संदेश देता है, क्योंकि कल हमने देखा उन्होंने किस तरीके से संबोधन भी किया, एक रैली को जो है उन्होंने संबोधन किया और रैली के अंदर कई लाखों लोग उनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, तारीख जो है वो उन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है। 4 साल के जब वो थे तब उन्होंने जेल देखी, अपने पिता को खोया, अब जो है वो 17 साल के बाद वापस अपने वतन वापस लौटे हैं। अब किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको कि क्या एक पॉजिटिव चेंज कहीं ना कहीं वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर या फिर वहाँ के हालात में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है इनके वहाँ पर पहुँचने से? जी हाँ, वहाँ 12 फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं और फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश बोल रही है कि किसी भी हालत में अवामी लीग इस इलेक्शन में खड़ी नहीं हो पाएगी। शेख हसीना तो भारत में ही हैं, तो बचे कौन वहाँ पर? बचे एक तरफ तो बीएनपी है। तो तारीख के आने के बाद अब बीएनपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल, उनका उत्साह काफी बढ़ गया है, जोश काफी ज्यादा है। आकलन ये लगाए जा रहे हैं कि जब इलेक्शन होगा तो करीबन 40% जो है वो बीएनपी को मिल जाएंगे। तो उसका ये मतलब है कि एनसीपी जो विरोधी पार्टी है, तो वो करीबन 8 या 12% वोट मिल रहे हैं, तो वो कुछ सीटें जीतेंगे लेकिन मेजोरिटी के पास नहीं होंगे। इसी तरह से जमाते इस्लामी सर्वे के अनुसार जमाते इस्लामी को करीब 18% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी काफी सीटें जीतेगी, लेकिन जमात भी अपने बलबूते पर पावर पे नहीं आएगी। सवाल ये है कि क्या बीएनपी अपने बलबूते पे 50% से ज्यादा सीटें जीतेगी? जो अभी तक आंकड़े हैं उनके अनुसार बीएनपी अपने बलबूते पर सरकार बना लेगी और बाहर से सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो तारिक डेफिनेटली एक स्टेबल सरकार बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और फिर भारत विरोधी का जो बांग्लादेश में जो भारत विरोधी भावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। तारिक और बीएनपी भारत के प्रति निगेटिव हो जाएंगी। जो एक भारत के प्रति जो नेगेटिव धारणा है बांग्लादेश में वो कम हो जाएगी। जी, अलग अलग पहलू हैं और दोनों पर भारत की नज़र जो है वो बनी हुई है। इन दोनों पहलुओं को मैं समझना चाहूँगा आपसे। एक, पॉलिटिकल डिसेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर, उसको स्टेबिलिटी में लाने के लिए क्या वहाँ पर तैयारी है या किस तरह से उसको स्टेबल किया जाएगा? और दूसरा, हिंदुओं का अत्याचार, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग और लगातार हिंदू युवाओं को निशाना बनाना, क्या दोनों को अलग अलग जगहों पर मापा जाएगा या दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों में कोई जुड़ाव है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो वहाँ फ्रिंज पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, रूढ़िवादी या धार्मिक कट्टरवादी पार्टियां हैं, जैसे कि जमाते इस्लामी है, ये लोग एंटी हिंदू भावनाओं को भड़का रहे हैं, हिंदू घरों में हमला कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा करके वो अपने जो वोटर्स हैं 70% बढ़ाएंगे। इनको लगता है कि हैं, अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, इनको ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से एनसीपी जो है वो लगातार भारत को वहाँ भड़का रही है। नेता उनके कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कह देते हैं कि 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर जो है तो मिला लेंगे, कोई बोलता है कि भारत का जो सिक्योरिटी कॉरिडोर है उसको काट देंगे। ऐसी बयान देकर वो जो भारत विरोधी भावनाएं हैं वो ऐसे सोचते हैं कि शायद फिर जो आम भोली बांग्लादेश के गरीब मुसलमान हैं वो शायद उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे कि यही बांग्लादेश में मजबूत लोग इन्हीं को वोट दें। लेकिन ये बहुत ही क्षणिक मोमेंटरी फेज है। जैसे ही बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो भारत विरोधी भावनाओं को और हिंदू विरोधी भावनाओं को हवा मिलनी बंद हो जाएगी। बीएनपी जैसे ही पावर में आएगी तो डेफिनेटली वो एक स्थिरता देगी, और भले ही बीएनपी भारत के साथ पास में नहीं रहेगी, भारत के साथ बीएनपी लगाव नहीं दिखाएगी जितना कि अवामी लीग ने किया था, लेकिन फिर भी बीएनपी न्यूट्रल रहेगी, तटस्थ रहेगी, भारत के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी या एक्शन नहीं करेगी।
ठीक है सर, अब देखना ही होगा कि किस तरीके से इनके यहाँ पर पहुँचने से और बाकी पॉलिटिकल गतिविधियों से यहाँ पर कितने हालात के अंदर सुधार आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर तमाम जानकारी साझा की। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि तारिक रहमान है कौन, उनकी ज़रा जीवनी पर एक प्रकाश डालेंगे। 20 नवंबर 1965 को इनका जन्म हुआ। इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इनकी तरफ से पढ़ाई की गई। बिल्कुल, तारिक रहमान की कुछ जानकारियां हैं। 1971 में मुक्ति संग्राम में गिरफ्तार हुए और 16 दिसंबर को रिहा किया गया। बिल्कुल, 4 साल के थे जब इन्हें गिरफ्तार किया और 1988 में बांग्लादेश की राजनीति में इन्होंने एक बार फिर से एंट्री ले ली थी। उसके बाद कुछ देर के लिए सक्रिय रहे, लेकिन 1994 में डॉक्टर जुबैदा रहमान से उन्होंने निकाह किया। ये उनकी जीवनी के कुछ अहम किरदार रहे। इसी बीच में 2004 में अवामी लीग की रैली में ग्रेनेड हमला करवाने का इन पर आरोप है और इन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। बिल्कुल, और इनके इतिहास भी कुछ इसी तरह का रहा है। 2007 में भ्रष्टाचार के 84 मामलों में सजा, 2008 में गिरफ्तारी से बचने के लिए वहां से लंदन भाग गए और तब से लेकर आज तक लंदन के वनवास पर रहे। और बिल्कुल आपको बता दें कि 2014 में चुनाव ऐलान का बहिष्कार इनकी तरफ से किया गया और राजद्रोह का इन पर केस भी है। और अब कल हमने देखा 17 साल के बाद वापस वतन जो है अपने लौट गए। और 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद भी इस वक्त प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। इसी बीच में 2018 में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया। और 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोपों से बरी हो गए और कई आरोप इनसे बरी कर दी गई। तो दिल्ली में आज एनआईए का 2 दिवसीय सम्मेलन होना है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। आतंकवाद के तरीकों पर मंथन होगा। आतंकवाद के नए तौर तरीके, उनकी नई स्ट्रैटेजीज पर बात होगी और जांच तकनीक को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तमाम जितनी भी एजेंसीज के बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और एजेंसीज को आंतरिक तौर पर मजबूती दी जाएगी। उन्हें आधुनिक उपकरण कैसे मजबूत किया जाए, आधुनिकता उन्हें कैसे दी जाए, उस पर भी मंथन होगा। और साथ साथ जो सुरक्षा चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं भारत के सामने, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो या फिर अंदर ही हो, जिस तरह के कई उदाहरण देश में अभी तक निकल कर आए, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और एक प्रारूप तैयार किया जाएगा कि कैसे अपनी सुरक्षा को, चाहे वो आंतरिक हो बाहरी सुरक्षा हो, उनको मजबूत किया जाए। राज्य और नेशनल यानी राष्ट्रीय एजेंसीज के बीच समन्वय को कैसे गहरा किया जाए और इनके जो सोर्सेज हैं, इनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको भी मजबूत किया जाए। हमारे साथ ताबिश कमाल इस हवाले से और जानकारी देने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, दिल्ली में आज एनआईए का 2 दिवसीय सम्मेलन होने वाला है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं होंगी और क्योंकि एनआईए देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है, अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कुछ अन्य अपडेट है? देखिए, कुछ ही देर के बाद एनआईए का ये जो स्पेशल सम्मेलन है वो शुरू होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। 2 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा जिसमें देश भर के तमाम जो उच्च अधिकारी सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए हैं उन सबको इसमें बुलाया गया है। इसमें कई मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में जो घटनाएं भारत के अंदर हुई हैं उसमें जो मॉड्यूल है इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं विस्तार रूप से उन पर चर्चा की जाएगी। नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल किया गया है, डिजिटल और साइबर जैसे जो क्राइम है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। आतंकवाद को लेकर के भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत आतंकवाद को लेकर के हमेशा हर मंच पर बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाता रहा है और भारत के इस कदम के साथ दुनिया के कई कदम से कदम मिलाकर के खड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कई मुल्कों का अब तक दौरा कर चुके हैं जहां पर आतंकवाद को लेकर के हर मुल्क का कहना यह है कि हम भारत के इस कदम में भारत के साथ खड़े हैं। हालांकि जिस तरह से आज ये सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। जो सम्मेलन हो रहा है उसमें कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी और सार्थक कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश की जाएगी। देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है आतंकवाद में, उसका जो मुख्य केंद्र है उसको देखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसके
साथ ही हाइब्रिड मोड कहीं ना कहीं एकदम से हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जो अभी हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया और साथ ही इस तरह की एप्स का इस्तेमाल किया गया है जो भारत के अंदर पूरी तरह से बंद थे। ऐसे में डिजिटल के माध्यम से कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो बढ़ावा हो रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बॉर्डर एरियाज पर किस तरह से स्लीपर सेल एक्टिव किए जाए, किस तरह से बॉर्डर एरिया सुरक्षित हो, उसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह वक्त ब वक्त छोटी मीटिंग अक्सर उच्च अधिकारियों के साथ भारत की सुरक्षा और खास तौर से बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा को लेकर करते हैं। कई बार हमें अपडेट मिलता है कि गृह मंत्री सुरक्षा कर रहे हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स की जाती हैं। तो सुरक्षा के हवाले से कई बार बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा जो सम्मेलन एनआईए का ये किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगाई जाए, किन मुख्य बिंदुओं को देखा जाए और हाल ही में हुई जो घटनाएं हैं, हाल ही में जिन घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो घटनाएं हुई हैं वो किस मॉड्यूल के आधार पर हुई है, उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उन सब पर फिलहाल इस पर चर्चा की जाएगी। और खास तौर से चूंकि आज इस सम्मेलन की शुरुआत होगी, कई अहम बिंदु है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, आपको बता दें कि जयपुर में मस्जिद के बाहर रेलिंग हटाने का मामला है, जहां पर चौमू में दो समुदाय के बीच में विवाद से हिंसा फैल चुकी है। धार्मिक स्थल के पास पत्थरों को लेकर यह विवाद हुआ है, जहां पर आपको बता दूं कि भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया है और कई लोग घायल हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि जयपुर में ये मस्जिद से जुड़ा पूरा बवाल है और रेलिंग हटाने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर दो समुदाय के बीच में ये बवाल हुआ और बवाल के बाद वहां पर कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और धार्मिक भावनाएं आहत होने के बाद लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ जमा होना शुरू हो गई, माहौल खराब होना शुरू हो गया, जिसके चलते कि पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा और पुलिस बल मौके पर तैनात रहने के साथ साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। तो देखिए, ये तस्वीरें जयपुर से सामने आई हैं, जहां पर कि चौमू में दो समुदायों के बीच में विवाद से हिंसा फैली और धार्मिक स्थल के पास पत्थरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तो पुलिस बल की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल पहुंचा ताकि माहौल खराब ना हो, अप्रिय घटना ना हो, अशांति ना फैले, माहौल जो है वो सार्वजनिक एरिया के अंदर जो है वो पीसफुल रहे, सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द की एक जो हमेशा से मिसाल यहाँ से निकलकर सामने आती है वो वैसे ही रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस माहौल को ठीक करने के लिए पुलिस बल पहुंचा, कई अधिकारी यहाँ पहुंचे, लोगों के साथ यहाँ पर थोड़ी सी हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। लेकिन चौमू के अंदर ये पूरे दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद हिंसा की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। तो चलिए अब आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक कार्यक्रम में शिरकत की गई। इस दौरान संबोधन में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको जरा सुनाएंगे, क्योंकि आज वीर बाल दिवस है। 4 साहिबजादों की शहादत के लिए आज का दिन ये याद किया जाता है और इसी कार्यक्रम के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर शिरकत की गई। तो सुनिए। ये शब्द यहाँ पर प्रमाणित किया, वो करके दिखाया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जिसकी जंग में गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के कीमती प्यारे सिख 2 पुत्र
बड़े बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, वो चमकौर की गढ़ी में शहीद हो जाते हैं। चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए। आप अपने पुत्रों से देखो प्यार कैसी चीज होती है, मोहब्बत कैसी चीज होती है। सुंगो ने बोला, गुरु गोविंद सिंह जी आपके पुत्र यहां पर शहीद हुए हैं, जाते समय उनके शीश पर, उनकी बॉडी पर, लाश पर कम से कम कफन तो डाल दिया जाए। तो गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने हमको सबको ऐसा प्यार दिया। आज वो प्यार क्या था? भाई दया सिंह से बोले गुरु गोविंद सिंह जी, दया सिंह यहां मेरे 2 पुत्र नहीं, यहां चमकौर की गढ़ी में मेरे 40 पुत्र और भी हैं, क्योंकि जिनमें कभी मैं भेद ना रखा है तो ना कभी रखूंगा। ये पुत्र जितने भी हम बैठे हैं आज, बात याद रखना, जिंदगी में गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने हमारे साथ इतना प्यार रखा था। उन्होंने पूरी मानवता, पूरी दुनिया में अपने पुत्र बाबा अजीत सिंह को, जुझार सिंह को देखा। और चमकौर सी गढ़ी से निकलते हैं। मैं एक दिन बेनती कर रहा था, मैं क्या आनंदपुर हमको शुक्र देता है और सरसा का तट हमको शुक्राना देता है, अंदर का सहज देता है। चमकौर हमको चढ़ती कला, बुलंदियां सिखाती है, और सरसा वो सिखाती है जब आपकी जिंदगी में माछीवाड़ा जंगल वो देता है, जब आपकी जिंदगी में कुछ भी ना बचे, मित्र प्यारे को हाल मुरीदां दा कहना। अपनी बात उस भगवान के आगे कैसे रखनी है, वो माछीवाड़े का जंगल हमको गुरु गोविंद सिंह जी सिखा रहे हैं। देखो गुरु गोविंद सिंह पातशाह के जिंदगी में शिकवा नहीं। जब जफरनामा लिखा ना, जीत की चिट्ठी औरंगजेब को, औरंगजेब तू एक मकरार, एक हल्के कुत्ते की तरह था। जैसे हल्का कुत्ता होता ना, खा लेता है, काट लेता है। कहता तू खोजता रहा, खाता रहा, और मैं तेरे को बहुत कुछ देता रहा। जफरनामा जब लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने, तू मकरार, झूठा था, कायर था, तू कुरान शरीफ की कसमें खाके उनको छिक्के पर टांक दिया। कुरान शरीफ को तू नहीं प्यार करता, मैं करता हूं तेरी कदर। क्यों? क्योंकि मैंने आज भी आयतें संभाल के रखी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, तू झूठ बोला। क्या लिखा? गुरु गोविंद सिंह पातशाह कहते हैं, तू मेरे से लेता रहा, मैं तेरे को देता रहा, क्योंकि तेरा राज तलवार पे था, मेरा राज धर्म के लिए था, मानवता के लिए था। याद रखी औरंगजेब, खोसने वाला एक दिन हार जाता है, देने वाला दुनिया में एक दिन जीत जाता है। आज वो कमाई है। बहुत कुछ दिया पिता ने हमको, केवल एक को नहीं, पूरी दुनिया को, संसार को दिया। पिता दिया था 9 साल की उम्र में, चांदनी चौक में पिता शहीद होते हैं। आनंदपुर दे दिया, साहिबजादे दी थी, कीमती तो कीमती सिख प्यारे इस देश और मानवता की राखी के लिए पूरे कुर्बान कर दिए। दूसरी तरफ छोटे साहिबजादे वजीर खां ठंडे बुर्ज में कितना तशद्दुर और तसिया देता है। मैं बेनती करूं आपके चरणों में, 2 उम्र होती हैं जो बचा के रखने वाली होती हैं, एक बुढ़ेपा और एक बचपना, जिनको बहुत ध्यान। चलिए बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग ने घना कोहरा आने की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा हो सकता है। दिल्ली वासियों ने से सतर्क रहने की अपील की गई है और पिछले वर्षों के आंकड़े भी संकेत यही देते हैं। मौसम बिगड़ेगा तो मौसम बिगड़ने से हालात खराब होंगे। तो फिलहाल मौसम बिगड़ने की चेतावनी विभाग ने दे दी है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरा आने की चेतावनी दी गई है। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में कोहरा बना रहेगा और कोहरे की वजह से लोगों को और डबल मार झेलनी पड़ सकती है। उसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से लोगों को अलर्ट कर दिया, तैयार कर दिया कि आप अपना अपना इंतजाम और बंदोबस्त कर दीजिए, आपको कोई परेशानी ना हो। सर्दियों में कोहरे में आप पूरी तरीके से ढक के चलिए और उसके बाद आपको ताकि एहतियातन सहूलियत मिल सके।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है और इसी बीच में कोई भी राहत की सांस लोग नहीं ले रहे हैं। सांस ली जा रही है तो जहरीली, और कई 100 सिगरेट पीने के बराबर ये सांस जो है वो ली जा रही है। जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए भी ये हवा बेहद ज़्यादा दूषित है, प्रदूषित है। और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने घना कोहरा रहने की संभावनाएं जताई है। जितने भी हायर रीचेस हैं वहाँ पर जो है वो घना कोहरा रहेगा और प्लेन्स में भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है। 50 मीटर या फिर कुछ 30 से 40 मीटर की विजिबिलिटी है और आगे जो है वो फॉग लाइट्स ऑन कर तमाम लोगों को, ड्राइवर्स को चलना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है और इसी बीच में एक्सप्रेसवे पर और हाईवेज पर दुर्घटनाएं होने की आशंका जताई जाती है और इसके चलते पहले से ही सचेत रहने की चेतावनी दी गई है कि आराम से चलाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाकी जो राहगीर हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। फिलहाल दिल्ली के अंदर जो भी लोग हैं या फिर एडजॉइनिंग जो भी एरियाज है वहां पर लोगों को सचेत रहने की जो यहाँ पर एडवाइजरी है वो जारी की गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली का मौसम अभी दोबारा से खराब होगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसका असर दिल्ली में कल परसों फिर दोबारा दिखाई देगा। मौसम बहुत फिर से खराब होगा, धुंध बहुत आने की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक। और पिछले सालों का भी जब हम डेटा देखते हैं तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे ग्रैब 4 हटा दिया गया है लेकिन कई चीजों पे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। बिना पीयूसीसी के तो गाड़ी लाके ना निकले, बिना जरूरत के, चाहे 50% वर्क फ्रॉम होम हमने खत्म कर दिया है, पर मैं फिर भी सबसे आग्रह करना चाहता हूँ अगर नहीं जरूरत तो अपनी गाड़ियां मत निकालें, हम कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें, हम रात को आग मत जलाएं। रात को आग जलाने से, जो लकड़ी से आग जलाते हैं उससे बहुत बायोमास बर्निंग से बहुत प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए मैं आपको और टीवी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, ये जो मौसम कल और आज बहुत साफ रहा है, दोबारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो दिल्ली में दिखाई देगा। बहुत तेजी से धुंध फिर से बढ़ेगी और उससे स्मॉग और फॉग भी बनेगी, फॉग से स्मॉग भी बनेगी। इसलिए हम सबको बहुत सतर्क रहना है और दिल्ली को साफ सुथरी हवा देने के लिए। चलिए फिलहाल आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बच्चों को सम्मानित कर रही हैं। आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम है और इसी के उपलक्ष्य पर फिलहाल अब संबोधन भी कर रही हैं। सुनिए जरा। किया था जीते जी उनके सभी ओर दीवारें, चारों ओर दीवारें बना दी गई और ये हवा और प्रकाश के अभाव से वीर गति को प्राप्त किए। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते। उन दोनों साहिबजादों के सम्मान में हर वर्ष इस सप्ताह के दौरान पंजाब में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालु जन एकत्र होते हैं। वीर बाल दिवस पर उनका स्मरण उत्सव देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। देवियों और स्वजनों, आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती का पावन दिवस है। सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूंगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक देशवासियों को आपके असाधारण योगदान से परिचय कराया जाएगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए। आज 20 बच्चे हमको पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट
हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। ये अपना अपना क्षेत्रों में और नंबर 1 है। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, आप सबने एक से बढ़कर एक काम किया है। मैं सबके बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ बच्चों का ही उल्लेख। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।